हेलो गाइस, वेलकम टू माय लीगल कोड। आई एम आशु आर्लावानिया। जी हाँ, लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग की जो हम सीरीज कर रहे थे उसमें आज है 6th पार्ट, मतलब कि क्रिमिनल लॉ का 5th पार्ट। मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन मैं सभी से कहना चाहूँगा कि अगर पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर उन्हें देख लीजिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, बने रहिए इस पर। लेकिन इससे पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर व टेलीग्राम पर। बस आपको सर्च करना है माई लीगल कोड और उसे सब्सक्राइब कीजिए। आप इस लेक्चर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। आप हमसे डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, दैट इज www.mylegalcode.com। व किसी भी कन्फ्यूजन के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 24/7। नंबर इज 9990544440। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, जो है क्रिमिनल लॉ का 5वां पार्ट। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने पहले काफ़ी सारे सबसेक्शंस कर लिए थे। आज हम बात करेंगे क्रिमिनल लॉ में सेडिशन के बारे में, मतलब कि राजद्रोह, मतलब कि देशद्रोह। ये आजकल बहुत ही पॉपुलर वर्ड रहा है, अगर आप न्यूज़ में बने रहते हैं तो आज इसके बारे में चर्चा कर ही लेते हैं। देखिए, सेडिशन होता क्या है। इंडियन पीनल कोड, मतलब कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124 क्लॉज ए, सेक्शन 124 क्लॉज ए में जब आप जाएंगे तो उसमें डिफाइन किया गया है सेडिशन को। थोड़ा सा सेडिशन को समझते हैं। द ऑफेंस ऑफ सेडिशन इज डूइंग ऑफ सर्टेन एक्ट्स विच वुड ब्रिंग द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट और क्रिएट डिसअफेक्शन अगेंस्ट इट। देखिए, कोई भी जब भी आप देशद्रोह के अपराध की बात करेंगे, अपराध तो है ही, सब जानते हैं राजद्रोह अपराध होता है। अगर कोई ऐसा एक्ट जो कानूनी प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार के खिलाफ नफरत फैला रहा है, गलत तरीके से, मतलब कानून से चुनी हुई सरकार के खिलाफ नफरत अगर कोई फैला रहा है तो इसको हम देशद्रोह कह सकते हैं, देशद्रोह के अपराध की श्रेणी में रखेंगे। इट मस्ट बी नोटेड दैट इंसाइटमेंट टू वायलेंस अगेंस्ट द स्टेट इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ सेडिशन। देखिए, जब भी आप देशद्रोह के अपराध की बात करेंगे तो सबसे ज़रूरी है उसमें यह ज़रूर होना चाहिए कि कोई किसी भी तरीके से राजद्रोह मतलब तभी करता हुआ पाया जाएगा अगर वह राष्ट्र के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। अगर कोई भी एक्ट, कोई इंसान या कोई ग्रुप, किसी का भी एक्ट लोगों को राष्ट्र के खिलाफ भड़का रहा है तो तभी उस पर सेडिशन का चार्ज लगेगा, राजद्रोह या देशद्रोह का चार्ज लगेगा। ये देशद्रोह के अपराध का एक एसेंशियल, सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर किसी का भी एक्ट राष्ट्र के खिलाफ नहीं जा रहा है तो उस पर देशद्रोह का चार्ज नहीं लगाया जाएगा। देयरफॉर इफ अ पॉलिटिकल लीडर अपील्स टू द मासेस टू रिमूव अ गवर्नमेंट बाय डेमोक्रेटिक मीन्स से बाय वोटिंग, ही कैन नॉट बी चार्ज्ड फॉर सेडिशन। देखिए, अगर कोई पॉलिटिकल लीडर, अपोजिशन वाले जनरली करते हैं, पॉलिटिकल लीडर लोगों से कह रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी, और सबसे कह रहा है कि आने वाले इलेक्शंस में डेमोक्रेटिक वे में वोटिंग के द्वारा हम इस गवर्नमेंट को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, तो उस पर हम राजद्रोह का चार्ज नहीं लगा सकते, क्योंकि वह देश के खिलाफ किसी को नहीं भड़का रहा है। वो डेमोक्रेटिक मीन्स, मतलब कि कानून के अनुसार गवर्नमेंट को हटाने की जो प्रक्रिया है डेमोक्रेटिक कंट्री में, उसी को फॉलो करने की कह रहा है। इसका मतलब वो किसी को भड़का नहीं रहा है। द पनिशमेंट फॉर सच ऑफेंसेस लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और विथ फाइन डिपेंडिंग अपॉन ग्रेविटी। देखिए, सेडिशन की अगर हम पनिशमेंट की बात करें, सज़ा की बात करें, तो आजीवन कारावास हो सकता है, या कारावास 3 साल तक के लिए हो सकता है, या फाइन के साथ हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो देशद्रोह का मामला किस हद तक किया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जो आपके एग्जाम के फॉर्मेट में आता है। मैं हर लेक्चर में आपको उसी फॉर्मेट में पूरा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। लीगल प्रिंसिपल, whoever by words, signs or otherwise brings into hatred or contempt or incites disaffection towards the government established by law in India shall be punished with imprisonment for life। देखिए, अगर कोई भी शब्दों से, कोई इशारा करके, किसी भी तरीके से लोगों को रूल, मतलब हमारे देश में कानून के द्वारा चुनी हुई एक सरकार होती है, अगर उसके खिलाफ कोई भी किसी भी तरीके से लोगों को सरकार के खिलाफ नफरत फैलाता है, कानून के द्वारा चुनी हुई जो सरकार है उसके खिलाफ नफरत फैलाने का काम करता है, तो उसे पनिशमेंट दिया जा सकता है आजीवन कारावास का। देखिए, ये है आपका लीगल प्रिंसिपल। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। फैक्चुअल सिचुएशन को देखते हैं और कोशिश करते हैं लीगल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए
बिल्कुल करेक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए। चलिए फैक्चुअल सिचुएशन देखते हैं। इन अ पब्लिक मीटिंग जय किशन द लीडर ऑफ एन अपोजिशन पार्टी थंडर्स, दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ स्काउंड्रल्स, बूटलेगर्स एंड स्कैमस्टर्स, they deserve to be unseated, teach them a lesson in coming elections by voting them out of power, the government is contemplating to prosecute जय किशन। देखिए एक पब्लिक मीटिंग चल रही है, वहाँ पर जय किशन जो है एक अपोजिशन मतलब सत्ताधारी पार्टी है, उसके जो खिलाफ जो पार्टी रहती है जो सत्ता में नहीं होती है उसका लीडर है जय किशन, और वो गरज रहा है सबके सामने, कह रहा है कि ये गवर्नमेंट धूर्त लोगों की है, घोटालेबाजों की है, बहुत ही गंदी गवर्नमेंट है, अब हमें ये किसी भी तरीके से पद पर बने रहना डिजर्व नहीं करते हैं, इनको पद पर नहीं रहना चाहिए, इन्हें पद से उखाड़कर फेंक देना चाहिए। तो चलिए आने वाले इलेक्शंस में वो लोगों से कह रहे हैं जय किशन, आने वाले इलेक्शंस में इनको वोट न दे करके इनको पावर से उखाड़ के फेंक देते हैं। अब इस पर गवर्नमेंट जय किशन पर चार्जेस लगाने की कोशिश कर रही है। तो इसमें कुछ ऑप्शंस देखेंगे और आपको डिसाइड करना है लीगल प्रिंसिपल को याद रखते हुए। ऑप्शन नंबर ए, जय किशन इज गिल्टी ऑफ सेडिशन फॉर हैविंग मेड इररेस्पॉन्सिबल एंड इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इसके मुताबिक जय किशन दोषी है किसका? राजद्रोह का। जय किशन राजद्रोह या देशद्रोह का दोषी है क्योंकि उसने गैर जिम्मेदाराना और आग बबूला कर देने वाला स्टेटमेंट दिया है गवर्नमेंट के खिलाफ। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं। जय किशन इज नॉट गिल्टी ऑफ सेडिशन एज ही इज ओनली एक्सरसाइजिंग हिज फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पब्लिक। जय किशन दोषी नहीं है देशद्रोह का, क्यों? क्योंकि वह अपने बोलने के अधिकार को यूज कर रहा था पब्लिक में। नेक्स्ट, जय किशन इज गिल्टी ऑफ सेडिशन एज हिज स्टेटमेंट वुड इंसाइट पीपल टू वायलेंस लीडिंग टू ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जय किशन दोषी है देशद्रोह का क्योंकि उसके स्टेटमेंट लोगों को उकसा रहे थे वायलेंस करने के लिए और कानून व्यवस्था को तोड़ने के लिए। देखिए इसमें क्लियर आंसर बी है क्योंकि यहां पर जय किशन ने कोई भी गैर कानूनी तरीके से लोगों को कुछ करने के लिए भड़काया नहीं है। उसने सिंपल जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को जो गिराया जाता है वही बताया है, उसी की बात की है। यहां पर उसने पूर्णतया अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी या बोलने की स्वतंत्रता का यूज किया है, तो यहाँ पर जय किशन दोषी नहीं है। आपका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। जय किशन इज नॉट इंसाइटिंग द पब्लिक टू यूज वायलेंस और अटैक विद वेपन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ही इज टेलिंग टू यूज डेमोक्रेटिक मीन्स दैट इज वोट्स टू आउस्ट द गवर्नमेंट। ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर सेडिशन। वही बात है, उसने डेमोक्रेटिक मीन्स को यूज करने के लिए कहा है, वोट देकर के गवर्नमेंट को गिराने की बात कही है। उसने हथियारों से गवर्नमेंट को मारने की बात नहीं कही है, दंगा फसाद करने की बात नहीं कही है। तो यहाँ पर जय किशन ने सिर्फ अपनी बोलने की स्वतंत्रता का यूज किया है। जय किशन दोषी नहीं है। आई होप आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर यूज किया होगा। नेक्स्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा क्रिमिनल लॉ के जितने भी एग्जाम्पल्स थे, सेक्शंस थे, सब सेक्शंस थे, वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ठीक है, क्षतिपूर्ति वाले जो कुछ कानून होते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आप इसको भी क्रिमिनल लॉ की तरह ही देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स को। The word tort is derived from the Latin word tortum meaning thereby twisted or crooked or what is not straight। देखिए tort word लैटिन वर्ड tortum से लिया गया है जिसका मतलब होता है twisted, crooked, मतलब कि तोड़ मरोड़ कर, जो कि सीधा सीधा नहीं है, what is not straight। ठीक है, तो यहाँ तक तो होता है tort का मतलब। Thus the word tort signifies wrong। tort का मतलब सीधे सीधे होता है गलत, कुछ भी गलत करना। ठीक है, a tort is a civil wrong opposed to public wrong। ठीक है, tort क्या होता है? सिविल रॉन्ग है, मतलब सिविल क्या होता है, सिविल रॉन्ग क्या होता है, पब्लिक रॉन्ग क्या होता है, ये मैं आगे लाइन्स में आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा। सिविल रॉन्ग होता है, पब्लिक रॉन्ग नहीं होता है। दैट इज अ रॉन्ग अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। सिविल रॉन्ग उसे कहते हैं जो नागरिकों के खिलाफ, मतलब आपस में एक दूसरे से गलती कर दी जाती है, जो स्टेट के खिलाफ नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है नॉट अगेंस्ट द स्टेट विच हैपन्स इन केस ऑफ अ क्रिमिनल और पब्लिक रॉन्ग। देखिए जब भी कोई क्राइम करता है, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ता है या पब्लिकली सार्वजनिक रूप से कुछ गलत करता है, तो ये स्टेट के खिलाफ केस बनता है। ये किसके खिलाफ केस बनता है? स्टेट के खिलाफ केस बनता है। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है सिविल रॉन्ग, मतलब कि जैसे कि दो लोग खड़े हैं, एक दूसरे के साथ गलत कर दे। ठीक है, दो ग्रुप्स हैं, वो आपस में कुछ गलत कर दें। ठीक है, तो इसमें टॉर्ट होता है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि ऑल सिविल रॉन्ग्स आर नॉट टॉर्ट्स। इंडिविजुअली जो होता है, इंडिविजुअली एक दूसरे के साथ जो गलत करते हैं, दैट इज टॉर्ट। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअली सारी चीज़ें जो की जाती हैं वो टॉर्ट ही हों। ठीक है, वो टॉर्ट के अलावा भी कुछ हो सकता है, टॉर्ट के अलावा वो पब्लिक रॉन्ग भी हो सकता है। देखिए एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ सिविल रॉन्ग। ठीक है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट होता है,
या तो दो लोगों में होगा या दो पार्टीज में होगा, तो उनमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें से कोई भी किसी के साथ गलत करता है तो वो क्या है, एक सिविल रॉन्ग है और साथ पर ये टॉर्ट नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। टॉर्ट में क्या बताया था कि एक सिविल रॉन्ग, टॉर्ट सारे सिविल रॉन्ग होते हैं, लेकिन सारे सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं हो सकते। जैसे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पार्टीज में और किसी ने भी गलत कर दिया, तो ये क्या है, ये सिविल रॉन्ग तो है लेकिन टॉर्ट नहीं है। दिस इज बिकॉज ऑफ द डैमेजेस और कंपेंसेशन टू बी पेड बाय द पार्टी कमिटिंग सच ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉर्मली लिक्विडेटेड और प्री एस्टिमेटेड और फिक्स्ड इन एडवांस इन द एग्रीमेंट इटसेल्फ। वो इसलिए होता है क्योंकि जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के बीच में होता है तो उसमें सब कुछ पहले से ही मेंशन रहता है कि कोई अगर ऐसा करेगा, गलत करेगा, ये होता है तो किसके क्या क्या कंपेंसेशन होंगे, क्या फाइन्स होंगे, क्या पनिशमेंट होंगे, वो सब प्री एस्टिमेटेड होता है। तो उसमें ये क्या होता है, ये फिर टॉर्ट नहीं कहलाता है। टॉर्ट में क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूं। द बेसिक, देखिए यहां पर बात की थी हमने एडवांस इन द एग्रीमेंट इटसेल्फ। कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं उनमें एडवांस में पहले से ही सब कुछ मेंशन होता है कि कुछ क्या होता है, कि अगर कुछ होगा तो क्या क्या रेमेडीज ली जाएंगी। लेकिन इन टॉर्ट डैमेजेस आर अनलिक्विडेटेड दैट इज नॉट प्री डिटरमाइंड और विच आर टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। टॉर्ट में क्या होता है कि कुछ भी पहले से नहीं पता होता है, पहले से ही निश्चित नहीं होता है कि क्या गलत हुआ है और उसका गलत होने पर क्या उसका पनिशमेंट होगा या क्या भरपाई होगी। इसको कोर्ट बाद में डिसाइड करती है, जब वो रॉन्ग होने के बाद ये मामला कोर्ट में जाता है तब। तो बस आप समझ लीजिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले में क्या था, सब कुछ पहले से ही डिसाइड था कि गलत होने पर क्या होगा, लेकिन टॉर्ट में पहले से कुछ डिसाइड नहीं होता है। टॉर्ट में जब कोई सिविल रॉन्ग हो जाता है, कुछ भी पहले से ही एस्टिमेटेड नहीं है कि ये लॉस हुआ है, ये लॉस हुआ भी है कि नहीं हुआ है और इसका क्या क्या भरपाई होगी, क्या क्या कंपेंसेशन होंगे, ऐसा कुछ नहीं पता होता। ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जाया जाता है, तब वो डिसाइड करते हैं कि इसमें क्या गलत हुआ है, कैसे हुआ है, इसकी भरपाई के रूप में क्या किया जाना चाहिए। तो ये होते हैं टॉर्ट। द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड एक्शन फॉर टॉर्ट इज उबी जुस इबी रेमेडियम। देखिए पहले मैं आपको बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है। अगर आप क्लैट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आप फटाफट से याद कर लीजिए। देखिए इस जो पूरा टॉर्ट का प्रिंसिपल है वो इसमें छुपा हुआ है, इस लीगल मैक्सिम में छुपा हुआ है। इसका मतलब होता है देयर इज अ राइट, देयर इज अ रेमेडी। देखिए जहाँ कहीं भी आपके अधिकार वगैरह सब कुछ आपको दिए गए हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर वहाँ पर आपके अधिकारों का गलत यूज होता है या जिस तरीके का भी यूज होता है, वहाँ पर उनके उपचार भी हैं। अगर आपके अधिकार गलत तरीके से यूज होते हैं तो वहाँ पर उनका उपचार भी मौजूद है। ठीक है, ये हमारे कानून की एक लीगल मैक्सिम उबी जुस इबी रेमेडियम के द्वारा टॉर्ट को डिफाइन किया गया है। इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट, टॉर्ट को करते समय, टॉर्ट का मामला सामने आते समय, इट इज एसेंशियल दैट, ये बहुत ज़रूरी है, देयर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट दैट इज द रॉन्ग डूअर। देखिए सबसे पहले इसमें जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है या टॉर्ट का चार्ज, या मान लीजिए जिस पर आरोप लगाया गया है, उसने कुछ ना कुछ गलत किया होना चाहिए। टॉर्ट में सबसे पहले ज़रूरी है कि जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं उसने कुछ आपके साथ, उसने कोई ऐसा एक्ट किया हो जो कि गलत हो। सेकंड, सच एक्ट और ओमिशन हैज़ कॉज्ड अ लीगल डैमेज दैट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सम लीगल राइट टू द प्लेंटिफ। मतलब यहाँ पर यह है कि वो जो एक्ट है जो गलत किया गया है उसमें कुछ ना कुछ कानूनी हानि हुई हो, कानूनी रूप से हानि हुई हो, या उसको कह सकते हैं किसी भी तरीके का अर्जी, जिसने कि अर्जी लगाई है उसके किसी भी तरीके के कानूनी अधिकारों का हनन हुआ हो, तब ये दो एसेंशियल पार्ट्स हैं। इन केस में टॉर्ट का केस बनता है। देखिए यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। नाउ द पॉइंट इज नेचर ऑफ टॉर्ट। देखिए टॉर्ट का नेचर क्या होता है। नेचर ऑफ अ टॉर्ट कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड बाय डिस्टिंग्विशिंग टॉर्ट एंड क्राइम, टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए मैंने आपको इतना बताया, आपको समझ में तो आया होगा, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन्स रह गए होंगे। उन कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये पॉइंट दिए हैं। यहाँ पर आपको टॉर्ट के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए टॉर्ट के नेचर के बारे में बात करना तो समझने के लिए 2 पॉइंट काफ़ी हैं। टॉर्ट को क्राइम के साथ देखिए, टॉर्ट को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के साथ देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा टॉर्ट के बारे में। नंबर 1, टॉर्ट एंड क्राइम। इन टॉर्ट देयर इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट और सिविल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। इन क्राइम देयर इज अ ब्रीच ऑफ पब्लिक राइट्स विच अफेक्ट द होल कम्युनिटी। टॉर्ट में क्या होता है, किसी इंडिविजुअल, एक पर्सन के खिलाफ आप कुछ गलत करते हैं, उसके अधिकारों का हनन करते हैं, उसके पर्सनल राइट्स को छेड़ते हैं, उसके निजी अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। टॉर्ट में क्या हुआ, एक इंडिविजुअल की बात चल रही है, इंडिविजुअल के साथ होता है जो कुछ भी होता है। लेकिन क्राइम में क्या होता है, जब आप क्राइम करते हैं तो आप समझ लीजिए आप पब्लिक राइट्स, सार्वजनिक अधिकारों को तोड़ते हैं, जिससे कि पूरी एक
होल कम्युनिटी अफेक्ट होती है। मान लीजिए आपने बीच बाजार में मर्डर कर दिया, किया तो आपने एक का मर्डर, लेकिन उससे पूरी होल कम्युनिटी का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, पूरी होल कम्युनिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, तो ये होता है क्राइम। लेकिन आप मान लीजिए किसी के साथ जा रहे हैं, आप साइकिल लापरवाही से चला रहे हैं, आपकी साइकिल में ब्रेक नहीं है, आपने किसी में टक्कर मार दी, तो ये किसी इंडिविजुअल के साथ आपने लापरवाही के थ्रू उसके कुछ नुकसान कर दिया। दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर टॉर्ट, ठीक है। लेकिन क्राइम में सब लोग अफेक्ट होते हैं, टॉर्ट में इंडिविजुअल पर्सन अफेक्ट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज देख लेते हैं। इन टॉर्ट द मेन एम इज टू कंपेंसेट द प्लेंटिफ फॉर द लॉस सफर्ड बाय हिम। इन क्राइम द मेन एम इज टू पनिश द अक्यूज्ड इफ कन्विक्टेड। टॉर्ट में क्या होता है कि आपने किसी इंडिविजुअल का नुकसान किया, अर्जीदार ने आपके खिलाफ केस किया, फाइनली उसको जो लॉस हुआ है आपको उसको कंपेंसेशन देना होगा, बस टॉर्ट में इतना होता है। लेकिन क्राइम में क्या होता है, क्राइम में अगर दोषी करार दिया गया तो उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। पनिशमेंट में क्या, फाइन हो सकता है, कारागार में जा सकता है, जेल हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी बहुत अच्छा मैंने पॉइंट लिखा है जिससे कि आप टॉर्ट एंड क्राइम को डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इन टॉर्ट देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच इज फिक्स्ड बाय लॉ। इन कॉन्ट्रैक्ट देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच इज फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। वेरी सिंपल। देखिए टॉर्ट को समझने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई इंसान किसी इंडिविजुअल के साथ ऐसा गलत करता है जिसके बारे में सब कुछ लॉ ने फिक्स कर रखा है कि इसने अगर ऐसा गलत किया है तो उसके साथ ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ये सब लॉ के द्वारा फिक्स है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में होता है। कॉन्ट्रैक्ट में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसमें पहले से ही सब कुछ लिखा होता है पार्टीज के द्वारा कि गलत होता है तो कौन क्या करेगा, किसको क्या करना होगा, किसको कितना फाइन देना होगा, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में प्री डिटरमाइंड रहता है पहले से ही। लेकिन टॉर्ट में कुछ प्री डिटरमाइंड नहीं रहता है, सब कुछ लॉ के द्वारा फिक्स होता है, ठीक है। एक तो ये है, और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए नेक्स्ट, इन टॉर्ट damages are generally unliquidated and are determined by the court on the facts and circumstances of the case. Damages are fixed according to the terms and conditions of contract. देखिए इस पॉइंट से आपको टॉर्ट एंड क्राइम और क्लियर हो जाएगा। टॉर्ट में क्या होता है कि डैमेजेस जो होते हैं वो पहले से ही मतलब फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। टॉर्ट में जैसा गड़बड़ हुई, आप डायरेक्ट जिसको भी कोई प्रॉब्लम हुई, जिस इंडिविजुअल को प्रॉब्लम हुई, वो क्या करेगा, वो कोर्ट में जाएगा अपने लॉस को सफ़र कराने के लिए, अपने लॉस को बियर कराने के लिए वो क्या करेगा, वो कोर्ट में जाएगा। कोर्ट जा करके पूरे फैक्ट्स को सुनेगी, पूरी परिस्थितियों को देखेगी, उसके बाद में डिसाइड करेगी कि क्या नुकसान हुआ है, कैसे नुकसान हुआ है, कितना कंपनसेशन देना होगा, सब कोर्ट डिसाइड करेगी बाद में। लेकिन जब भी हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने की, उसमें जो डैमेजेस होते हैं उसमें कोर्ट कुछ नहीं करता है। पहले से ही पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को करने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने से पहले, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी बनने से पहले ही डिसाइड कर देते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो क्या क्या उनके प्रोज एंड कॉन्स होंगे, वो सारे पार्टीज आपस में पहले से ही डिसाइड कर लेती हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, टॉर्ट में सब कुछ कोर्ट डिसाइड करती है, पहले से कुछ पता नहीं होता कि क्या नुकसान हुआ है, कितना देना पड़ेगा, क्या नहीं। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, पहले से ही सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ होता है कि क्या क्या करना पड़ेगा अगर आगे चल के कुछ भी गड़बड़ी होती है तो। अब हम बात करते हैं एक्ट ऑफ ओमिशन। देखिए कुछ चीज़ें चूक से भी हो जाती हैं, यहाँ पर हम एक प्रॉपर लैंग्वेज में बोलेंगे एक्ट ऑफ ओमिशन। इन ऑर्डर टू सक्सीड इन एन एक्शन फॉर टॉर्ट द डिफेंडेंट मस्ट हैव डन समथिंग विच ही इज सपोज नॉट टू हैव डन और मस्ट हैव ओमिटेड टू डू समथिंग विच ही वॉज सपोज टू हैव डन टू द प्लेंटिफ। देखिए ये वाला एक्ट हम एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझते हैं। नंबर ए डिग्स अ पिट ऑन द रोड, बी फॉल्स इन टू इट, ए इज लायबल टू बी इन टॉर्ट। देखिए ए ने एक गड्ढा खोद रखा है रोड पे, बी उसमें गिर गया, तो ऐसे केस में सीधे सीधे, क्योंकि भाई गड्ढा किसने खोदा है, ए ने खोदा है, बी को नहीं पता है, रोड पे खोद के रखा हुआ है, बी जानता है रोड सबके चलने के लिए होती है, या तो बी को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था। जब बी को नहीं पता है तो वो तो पब्लिक रोड पे घूम रहा है, लेकिन ए की बेवकूफ़ी या लापरवाही की वजह से बी उसमें गिर गया, तो ये क्या हुआ, बी के लिए टॉर्ट का केस बन गया। बी क्या करेगा, ए से कंपनसेशन मांगेगा और ए को इसमें देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पब्लिक रोड पर ए ने बिना बताए, बिना इंडिकेशन दिए गड्ढा खोद दिया है और उसकी बेवकूफ़ी से, उसकी मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से बी को नुकसान हुआ। नेक्स्ट, ए ट्रेसपासेस ऑन बीज लैंड एंड कॉज सम न्यूसेंस, ए इज लायबल टू बी इन द टॉर्ट। ए ने क्या किया, बी की खुद की पर्सनल ज़मीन है, उसको गलती से बिना परमिशन को उस पर गया और उसने उसके साथ कुछ न्यूसेंस, कुछ गलत कर दिया, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में भी ए
बी को टॉर्ट में देनदार होगा, मतलब कि ए को कंपनसेशन बी को देना पड़ेगा टॉर्ट में। नेक्स्ट एंड लास्ट, द क्लॉक टावर इन चांदनी चौक दिल्ली फेल resulting in the death of a number of persons. The municipal corporation has omitted to keep the clock tower in proper repair. Held the corporation was liable. देखिए चांदनी चौक का क्लॉक टावर है, आपने भी देखा होगा, बहुत पुराना है। तो उससे क्या हुआ कि उसकी वजह से वो क्लॉक टावर है गिर गया, उससे कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, मौत हो गई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो नगर निगम है उसकी चूक की वजह से क्लॉक टावर गिरा, उसका प्रॉपर रिपेयर नहीं करवाया जो कि वो मांग रहा था। तो यहाँ पर जो दिल्ली का नगर निगम है वो लायबल है, उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। जिनके साथ भी क्षति हुई है उनकी क्षतिपूर्ति निगम को करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा टॉर्ट के बारे में मैंने आपको बेसिक्स बताया है। इनको एलेबोरेट करके इनके क्वेश्चंस पैटर्न्स के बारे में मैं आगे के वीडियोस में आपको बताता रहूँगा। आपको मैंने दे भी रखा है, मेंशन कर रखा है नेक्स्ट वीडियो अबाउट लीगल डैमेज टॉर्ट में ही। अब सबसे पहले जो हम एग्जाम्पल्स देखेंगे वो लीगल डैमेज के बारे में देखेंगे और उन्हें समझेंगे। तो ठीक है, ये था हमारा क्रिमिनल लॉ का 5th पार्ट और सम बेसिक नॉलेज अबाउट द टॉर्ट। इससे अगला पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा और इससे प्रीवियस पार्ट्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ज़रूर देखें आई बटन पर जाकर। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए व शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमसे डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू www.mylegalcode.com व किसी भी कन्फ्यूजन के लिए 24/7 व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट इज 9990544440। For more videos, stay tuned. My Legal Code. Thanks to subscribe. Good luck and bye-bye.